आपकी शादी की, आपकी मिसेस से आपकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, लव मैरिज थी या लव एट फर्स्ट साइट था या मदर की चॉइस थी, सब बताइए जरा। और उस वक्त जो है एक पीक और सुपरस्टार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, शान शाहिद और इतनी हीरोइंस और इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और कैसे बस वैसे ये तो बताया जरा। अच्छा वो प्रपोजल्स तो अन्य वहाँ आए होंगे ना, प्रपोजल्स वो भी जरा डिस्कस करें। सुपरस्टार थे आप इस वक्त। जी बिल्कुल। ये तो उसमें देखिए जो एक हम बेसिकली कश्मीरी हैं, हमारी हम जो भी बन जाए हम कश्मीरी हैं। तो आमना इज कश्मीरी। तो हमारा जो एक शादी का जहाँ तक है ताल्लुक हुआ, आई थिंक इट्स विद द पेरेंट्स नंबर वन। उनका जो डिसीजन है और आपकी जो पसंद है वो बेसिकली मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल ये है कि पहले इंसान को अपने आप से शादी करनी चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे से शादी करनी चाहिए। अच्छा वाह। तो शुक्र है कि मैं इस एज में था कि मेरी अपने साथ शादी हो चुकी थी। अपने साथ कर ली थी। हाँ, तो उसके बाद आमना आई मेट, इट्स अ लव स्टोरी बिकॉज आई थिंक इट्स लव एट फर्स्ट साइट एज वेल। और फिर जब हमने एक दूसरे के घर रिश्ता भेजा तो पता चला कि हमको पहले ही कहीं ना कहीं से एक दूसरे कनेक्शन मिल रहा है। तो कश्मीर में जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें बांडेपुर जो है वहाँ पे आमना का गांव है वो, तो वहाँ से ये लोग माइग्रेट किए। देयर बांडेज, इनका जो नानका है वो ख्वाजे हैं और हम लोग जो हैं शेख हैं कश्मीरी। तो वो एक ऐसा पुराने एक दूसरे को मिल गए, then the whole festivity became और दूसरी मुझे ये लगा कि आई थिंक द बैलेंस, जो एक आर्टिस्ट को एक बैलेंस चाहिए होता है बिकॉज हम लोग एक दो पॉइंट आगे पीछे होते हैं पागल होने से, बिकॉज आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं, अपने हाथों को किसी और तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाल कहीं और कर लेते हैं, किरदारों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर। तो हमें एक बैलेंस, एक ऐसा एंकर चाहिए होता है जो हर तूफान से इस किश्ती को बचा ले। मेरे ख्याल में फनकार एक किश्ती की तरह होता है और उसका जो कनेक्शन है वो लाइट हाउस की तरह होता है ऊपर, और एंकर जो है वो उसका ख़ानदान होता है। तो मेरे ज़िंदगी में अगर कोई बैलेंस लेके आया जिसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फ़न, चीज़ें, हर चीज़ की अलाइनमेंट रखी, और मेरे घर को चीज़ माशाल्लाह मेड इट फोर्ट्रेस इन अ वे। सो आई थिंक ये सब क्वालिटीज़ जो थी, मुझे लगा कि अगर मैं अपने जैसे किसी से शादी कर लूँगा तो वो दो पागल क्या करेंगे। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, समवन फ्रॉम द अदर साइड। या सो आई थिंक आमना इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट, शी सिंग्स, राइट्स। उस जमाने में होता था ना, यूजुअली एक नोशन था एक्टर्स के साथ शादी करना, या द फिल्म इंडस्ट्री कुड बी स्ट्रेंज इंडस्ट्री। अब तो डिड आमना एक्सेप्ट दैट यू बीइंग अ सेलिब्रिटी एट अ टाइम? उनको कोई इशू नहीं था आपकी एक्टिंग से, या कभी कोई इख्तिलाफ नहीं? अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनको मेरे कि वो एक कैमरा की लाइन क्रॉस करती है मैं किसी और का हस्बैंड हूँ। यू नो, जिस तरह हमने इंटेंसिटी से काम करना है वो उसके लिए आई थिंक शी इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम इन दैट कॉन्टेक्स्ट। कभी कोई रोमांटिक रोल किया, वापस आप घर आए तो उन्होंने पूछा हो? नहीं, कुछ मतलब ऐसे वी हैव नेवर डिस्कस्ड। कभी भी हम फिल्म भी इकट्ठे देखते हैं अपनी, बट समहाउ शी मुझे खुद एक दफ़ा हम बैठे हुए खुदा के लिए देख रहे थे, तो मैंने रोना शुरू कर दिया उसके एंड में। तो मुझे कहती हैं आप क्यों रो रहे हैं, आपने तो मतलब, मैंने कहा यार बिकॉज मैं इस आदमी को जानता हूँ, बहुत भरी हुई है इसके साथ। मैं उस किसी और को मिल रहा था, वो मैं नहीं था जो खुदा के लिए मैं जिससे जुल्म हो रहा, बस वो जिंदा है कहीं पे। तो मैं एज ए किरदार उससे ये फील कर रहा था, एंड दैट्स द डे शी रियलाइज्ड दैट इट्स अ डिफरेंट मैन, ही हैज नथिंग टू डू विद दैट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई किसी फिल्म में ऐसा एक रोल कर दिया हुआ, फिल्म रिलीज हो गई, अब भाभी ने कह दिया कि वो फिल्म देखने चलना है, तो आपने उसमें कोई ऐसी चीज़ की है कि आप अवॉइड कर रहे हैं, नहीं छोड़ो क्या देखने जा रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि फैमिली के साथ मैंने फैमिली, सारे एक्टरों की फैमिली जो है ना उनको सेंसर बोर्ड नहीं जाना चाहिए। सो आई थिंक दैट जो हमने किया होता है ना वो माशाल्लाह सारा इकट्ठा है, वो अनकट आ जाता है। शादी से पहले दोनों ने आपकी पहली मूवी कौन सी देखी साथ सिनेमा जाके? हाँ, ये बताइए। आई थिंक हमने मुझे चांद चाहिए देखी। मुझे चांद चाहिए। नाइस। तो ये बताएं, आपके जो बेटियों की बात करते हैं, आपकी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं,
और शाहिद अफरीदी की भी माशाल्लाह इस तरह ही गॉट ब्यूटीफुल डॉटर्स। वो ये कहते हैं कि जब उनकी बेटी की पैदाइश होती है तो उनका नसीब, मेरा नसीब जो है वो बदलता है। कभी आपको बेटी की ख्वाहिश हुई? मेरा आई थिंक सबसे बड़ी बात हुई कि मैं आई वाज रेज्ड अप बाय अ वुमन, सो आई एम अ सिंगल पेरेंट रेज्ड मी अप। सो मुझे तो 4 माएँ चाहिए थी और तो मुझे तो अल्लाह ने दे दी। मैं तो ज़ाहिर है मेरी ख्वाहिश थी, मुझे फील हुआ कि बेटियां जो हैं, मैंने क्योंकि अपनी बहन को देखता हूँ, अपनी आमना को देखता हूँ अपनी अम्मी के साथ, और एंड द डॉटर्स आई मीन दे जस्ट वो तो एक कहानी और है। तो मेरी ज़िंदगी में जो ख्वाहिश रहती है वो यही रहती है कि अल्लाह इनको इनके ख्वाब पूरे करे, ये पहले अपनी शख्सियत को जाने, अपनी परवाज़ पे जाएं, और फिर ज़िंदगी इनको आई थिंक जब हम औरतों की बात करते हैं तो हम उनको बहुत छोटी छोटी राइट्स की बात करते हैं। मेरे ख्याल में ख्वाब देखने का जो राइट है और उसको अचीव करने की जो स्ट्रगल है, हम वो वाला ख्वाब उसके ख्वाबों में कंसिडर नहीं करते। सो दैट्स द राइट फ्रीडम, फ्रीडम टू चूज राइट और रॉन्ग, फ्रीडम टू चूज whether you want to fly, whether you want to sit as a free bird. Yeah, I mean like so anyway, तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत ही नेक काम किया और मुझे अल्लाह ने इतनी खूबसूरत माशाल्लाह बेटियां दी। बड़ी वाली तो अब वो NCA में फाइनल ईयर में थीसिस कर रही फिल्म मेकिंग में, उसकी फिल्म अब आजकल बनने वाली। सो the legacy is going to continue. Yeah. So we are going to see that. बिल्कुल। मतलब आपकी 4 बेटियों में से सारी आएंगी या सबसे बड़ी? अच्छा, जो वो चॉइस उनकी अपनी, जिसका जो दिल कर रहा है। बिकॉज सी अभी मेरी बेटी है जो मुझे बार बार आके पूछती, बाबा मैं वो लंदन में जा रही हूँ, मैंने लंदन जाना है, मैंने वो इंग्लिश लिटरेचर में ये करना है, मैंने वो करना है। तो मैं उसको सिर्फ, मेरा जवाब एक ही होता है कि यार जस्ट गो लिव योर ड्रीम्स, एंजॉय योर ड्रीम्स। आपने अपनी बेटियों के साथ कौन सी मूवी देखी है या बच्चे ने कभी कहा हो कि हमें आपका ये वाला रोल नहीं पसंद, प्लीज डोंट डू दिस अगेन? ये वाला बहुत पसंद है और ये वाला बाबा आपको नहीं करना चाहिए था। वो कुछ कभी ऐसा बच्चों की तरफ से आया? नहीं, बच्चे जो हैं वो उन्होंने स्टार्ट में एक फिल्म देखी थी मेरी, और उसके बाद उन्होंने खुदा के लिए थी, तो दे गॉट वेरी इमोशनल। तो बहुत ज़्यादा वो समझ नहीं पा रही थी फ़र्क बाप और एक्टर का अभी। तो उसके बाद फिर आगे होते होते तो अब मुझे ज़रा सा फील ये होता है कि वो they don't like when somebody comes to us, मतलब वो बहुत प्राइवेट हैं इसमें कि वो मतलब प्राइवेसी चाह रही होती हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि स्टार है कोई तो उसको लोग मिलेंगे भी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इन्हें तो ठीक नहीं होना, असी इन्होंने तंग ना करिए। शल में रहती हैं। हाँ नहीं, मतलब वो अब फिल्म्स नहीं प्रीमियर पे नहीं जाएंगी बिकॉज दे डोंट लाइक पीपल कमिंग टू मी एंड पोकिंग अस, बिकॉज ये बिल्कुल नई जनरेशन है। ये तो उनको किसी को आप मोटा नहीं कह सकते आजकल यार। अच्छा, ये नहीं स्टारडम वाली प्रोटोकॉल्स नहीं पसंद, उनको नहीं पसंद। फ़नून लतीफ़ा जो है उसका हाल और मुस्तकबिल जो है उसको कैसे देखते हैं? मैं बार बार वो बात रिपीट करता हूँ कि ना तो वफाक में कोई सकाफ़त की वजारत है किसी के पास, साल से हर दौर में प्रायोरिटी नहीं रही हमारे हुकूमतों की। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, तो क्या वाकई ये इंडस्ट्री है? इंडस्ट्री इस तरह होती है? और फ्यूचर क्या देखते हैं? और आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? जब आपने शुरू में एक बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि सारी जिम्मेदारी जो है हुकूमतों की नहीं और उनकी तरफ ही नहीं देखना चाहिए हमें, तो हम खुद कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। अवाम की क्या जिम्मेदारी है? अवाम की तो यही जिम्मेदारी कि वो सर्वाइव कर रहे हैं सब कुछ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया इज़ द फ्यूचर। अगर आप देखते हैं तो आपके चैनल्स भी बहुत हद तक शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में एक अच्छी चीज़ ये है कि अब आपको वो वाला किसी को सपोर्ट नहीं करनी पड़ती या उतने करोड़ नहीं लगाने पड़ते किसी की फिल्म बनाने में। पर इसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक देयर शुड बी अ सब्जेक्ट इन स्कूल्स वेयर दे टीच from government schools till higher end schools where they teach you the norms of social media. Right. आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक आदमी को समंदर के करीब छोड़ के वहाँ से चले जाएं और उसको कहें कि तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुमने डूबना नहीं है। तो वहाँ पे लाइफ गार्ड्स होते हैं, वहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पे कोचेस होते हैं, वहाँ पे ट्यूब्स होती हैं ताकि आप पानी में डूबे ना। तो सोशल मीडिया एक समंदर है। अवाम के हाथ ये ताकत आई है
लेकिन इसको एजुकेट होना ज़रूरी है इसके बारे में। इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की इज़्ज़तें उछालनी शुरू कर दें। पहले दौर में लोग जेब काटते थे, आज वीडियो बनाते हैं किसी की। सो मेरे ख्याल में इनको नॉर्म्स लॉज में रखना चाहिए, पॉलिटिकल लॉज में नहीं रखना चाहिए, सोशल लॉज में रखना चाहिए कि एक इंसान होने के नाते मेरा आपसे क्या सलूक होना चाहिए, उसकी एक ग्राउंड रख लेते हैं। सो आई थिंक देयर शुड बी अ स्टंपिंग ग्राउंड एज वेल, हिट विकेट भी होना चाहिए इसमें, बोल्ड भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर कोई ज़्यादा हुकूमत तंग करी तो उसमें थर्ड अंपायर भी होना चाहिए जो कि आके कहे कि जी नहीं कोई ऐसी गाल नहीं, कोई गाल नहीं कटी, क्लियर हो जाए। ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, बिकॉज देखें जिसके हाथ में वो आ गया है सोशल मीडिया, वो उसका कुल इल्म है, राइट, उसको कोई गाइडेंस नहीं है, ना वो कोई बता रहा है उसको, उसकी 3-4 चीज़ें हिट होनी शुरू हो गई, उसने वही करना शुरू कर दिया, उसने उसमें निकालना शुरू कर दिया। मैं तो इस नहज पे भी नहीं जाना चाह रहा हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम एरियाज कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है गाड़ी पे बैठ के पानी लगा रहा है, उस पर 6 मिलियन व्यूज़ हैं, सो आई थिंक दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पाकिस्तान में ज़िंदगी में आपको अल्लाह ने जो एक ऐसी चीज़ दी है जिसका एक एक सेकंड आप खर्च करते हैं, वो ज़िंदगी है। अगर आप 6 सेकंड अपनी ज़िंदगी की किसी फजूल चीज़ पे खर्च कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने साथ। सो बिल्कुल सोशल मीडिया को वैसे ही इस्तेमाल किया जाए जैसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से आप डूब सकते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया को भी इसी तरह का एक एलिमेंट समझा जाए। हुकूमत को चाहिए इसके स्कूल्स खोले, इसके एरियाज़ खोले, क्लासेस खोले। आज भी आप बच्चों को हर कहानी सुना रहे हैं 1857 की और फलां की, तो यार जिसमें वो रह रहे हैं, जो एवरी डे कर रहे हैं, स्कूल ने उसके लिए प्रिपेयर करना होगा उसको। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द फ्यूचर। आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी स्टोरीज़, आपकी फिल्म्स सारी इकट्ठी होके इस प्लेटफॉर्म पे आनी शुरू हो जाएंगी। कंपटीशन अच्छा होगा, बढ़ेगा, मार्केट और खुलेगी। आपको चाहिए कि हम हुकूमत जो है वो सिर्फ रेमिटेंस पे इन्हिसार ना करे, बल्कि क्रिएटिव जो HR है आपका, जो टैलेंटेड HR है, वो भी एक्सपोर्टेबल मटेरियल है, उसको एक्सपोर्ट करें, उससे आप अर्न करें और पाकिस्तान के लिए जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। लेकिन नहीं साहब, मसला ये है ना कि यहाँ पे जितना भी एरिया आता है, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे कुछ भी हो, वो सब सियासत की नज़र है। आपको टैलेंटेड हो ना हो, आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आपको एक्टिंग आती ना हो, आपको चैनल के मालिक का पता होना चाहिए, किसकी सालगिरह किस दिन है, घर किधर होना है, फलां की है। सो आई पर्सनली फील कि हमारे जितने चैनल ओनर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि एंटरटेनमेंट को एक सीरियस इशू लें। इससे कौमें बनती और बिगड़ती हैं। न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ से कौमें बनती और बिगड़ती नहीं हैं, एंटरटेनमेंट से कौमें बनती और बिगड़ती हैं। बिकॉज आप गाना घर याद करके लेके आते हैं, आप डायलॉग याद करते हैं, आपको लोग वो इंस्पायर कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको गाइड कर रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट में ज़रूर इनका जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि एंटरटेनमेंट एक पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इसको बेहतर किया जाए। न्यूज़ अपने इनका चैनल है वो रखना चाहिए। सो जब तक ये बड़े जो हमारी जो एक रिच एलीट है, जिसे हम बिल्कुल सिर्फ रिच एलीट कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में है, प्रॉपर्टी में है, सो आई थिंक इनको चाहिए कि थोड़ा सा डेवलपमेंट जो है वो उन लोगों पे भी करें। सिर्फ मकान ना बनाएं, जो लोग मकानों में रह रहे हैं उनकी भी तामीर करनी ज़रूरी है।